हेलो एवरीवन, आज हम 24 जनवरी 2026 की सैटरडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा ये डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम करंट अफेयर की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को जो होते हैं उनको हम कवर करते हैं, जो भी हमारे यूपीएससी से रिलेटेड या फिर स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एसएससी, इसके साथ ही डिफेंस के जो भी एग्जाम होते हैं या फिर कितने भी आप कोई भी आप वनडे एग्जाम ले लीजिए, उसमें जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट, वो इस हम द हिंदू से कवर करते हैं। और इसमें हमारे जो मेजर सब्जेक्ट पॉलिटी आई है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का हमारा ये जो सेशन है। कल हमने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का आपका क्वेश्चन क्या था? व्हेन वाज द लास्ट टाइम पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड फिलिस्तीन, यानी कि फिलिस्तीन लास्ट टाइम जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी वो कब गए थे, कौन से साल में? इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, 2018 में गए थे। ठीक है, अब चलते हैं हमारी आज की फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज क्या आ रही है? यूएस आर्माडा हेडेड टुवर्ड्स द गल्फ सेज ट्रंप ओवर ईरान। जैसे कि हमें अभी पता है कि ट्रंप और ईरान जो है, इनको लेकर बहुत ज्यादा एक तरह से दबाव चल रहा है, यानी कि आपस में इनके कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। तो ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है कि अमेरिका का जो जहाज का बेड़ा है, यानी कि अरमाडा जो है, ये उसका नाम है। ठीक है, तो वो बंगाल की यानी कि खाड़ी की तरफ, सॉरी बंगाल नहीं, जो ईरान की तरफ गल्फ है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा है, यानी कि इसमें जो अमेरिका की जो नौसेना है वो इस अरमाडा में जा रही है। ठीक है, और फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और इसने बताया कि इनका फोकस जो है पूरा वो ईरान पर किया जा रहा है, यानी कि फोकस कहाँ पर है? ईरान में। यानी कि ईरान ये कहते हैं कि जो ईरान में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पर जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी वहां के लोगों के द्वारा, फिर तेहरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वहां से धीरे धीरे जो अब बात जो सत्ता पलटने पर आ चुकी है। और ट्रंप ने मतलब कि पब्लिकली उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि वो ईरान के प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करेंगे अगर ईरान के जो सर्वोच्च नेता है अली खामेनेई, तो उनके द्वारा अगर प्रोटेस्टर्स जो भी प्रदर्शनकारी उन पर किसी भी प्रकार का एक्शन लिया जाता है, तो जो यूएस है, इसके साथ जो इजराइल है, वो उन प्रोटेस्टर्स को हेल्प करेंगे, उनको जो जितना भी है सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज को लेकर जो ईरान है उन्होंने साफ कह दिया कि ये हमारा आंतरिक मामला है, यानी कि इसमें किसी भी और देश को दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ट्रंप है वो अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, यानी कि उनको अब एक मौका मिल चुका है, इसी वजह से वो ईरान पर कोई भी दबाव डालने या फिर ईरान पर अटैक करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। तो ट्रंप ने जो एयरफोर्स वन है उसमें ये चीज कह दी है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए है, यानी कि अमेरिका को ये लगता है कि जो ईरान है वो जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हालांकि यूएस के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, इसके अलावा जो इजराइल है उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वो ईरान को ऐसा नहीं करने देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान उन्हें टक्कर दे सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे जहाज जो उस दिशा में यानी कि ईरान की तरफ जा रहे हैं, जस्ट इन केस, यानी कि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके पास और बहुत सारी सेना है जो ईरान में भेजी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने मैसिव आर्माडा या बिग फोर्स इस चीज को बताया, ये जो पूरा जहाज है इसको एक बिग फोर्स के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब जो यूएसए है वो नौसेना की मदद से ईरान पर अटैक कर सकता है, या फिर पहले ईरान में घुसने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर उस पर अटैक कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े जो अगर हम देखें पैमाने पर वहां पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार और जो जनता उनके बीच बहुत ज्यादा विवाद बना हुआ है, यानी कि कुछ जो प्रोटेस्टर्स है वो चाहते हैं कि अब वहां पर रेजा पहलवी की जो सरकार है वहां वह आनी चाहिए, यानी कि जो आयतुल्ला अली खामेनेई है उनका सत्ता यानी कि उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं। तो इसी तरह ईरान ने भी सीधा धमकी दी है कि अगर यूएसए उनके ऐसे किसी भी मामले में दखल देगा तो वो भी पीछे नहीं हटेगा, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि वो यूएसए पर अटैक करेगा, इजराइल पर अटैक करेगा, यानी कि उन्होंने खुली धमकी दी है ट्रंप और जो वहां पर नेतन्याहू हैं, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको। ठीक है, तो इसी तरह ये अभी तक विवाद ऐसे ही बना हुआ है। अब चलते हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है? डीलिमिटेशन आफ्टर 2027।
रीड्रॉइंग पावर इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर जो है 2027 के बाद भारत में परिसीमन होगा। इसका एक बहुत बड़ा ये जो एक राजनीतिक संवैधानिक मुद्दा बन चुका है। ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 2027 की जनगणना के जो आंकड़े रहेंगे, यानी कि हमें पता ही है कि अभी जो डिजिटली जो सेंसस होने वाला है 2027 में जो सेंसस होगा उसके आंकड़ों के आधार पर जो है परिसीमन किया जाएगा। अब देखिए परिसीमन क्या होता है। परिसीमन का मतलब जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनकी सीमाओं को फिर से पुनर्निर्धारित करना, क्योंकि अब जो है हमारी एक तरह से आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 140 करोड़ जो है भारत में जनसंख्या हो चुकी है। तो इसके चलते अब जो है ये पहले जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र थे उसमें जितनी भी सीट्स होती थी, जो भी गवर्नमेंट के लिए जितनी भी यानी कि अगर हम लोकसभा राज्यसभा की बात करें, विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीटों को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। यानी कि पहले अभी जो हमारे पास 500 सीट है, अब ऐसा कहा जा रहा है करीब 700 प्लस हो जाएंगी, क्योंकि हमारी जनता यानी कि हमारी जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसी के चलते अब जो जनसंख्या मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि 200 मान लीजिए ऐसा कि 100 लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि होता है, यानी कि 100 लोगों का प्रतिनिधित्व एक व्यक्ति करता है। तो इसी तरह अब जनसंख्या अगर बढ़ी है तो इट मीन्स की सीट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, और इस चीज को एक राजनीतिक मुद्दा बताया जा रहा है। इसी तरह जो सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा, लोकसभा विधानसभा की जो सीटों की संख्या उसमें बदलाव नजर आएगा, ताकि हर एक सांसद या विधायक लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। यानी कि हर एक जो भी सांसद होता है या फिर जो भी विधायक रहेगा उनके पास जो जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन करने की जो पावर है या फिर रेशियो है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए। क्या होता है कि मान लीजिए बिहार के क्षेत्र में एक प्रतिनिधि 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहीं पर अगर हम देखें यहाँ पर यूपी में अगर हम देखें तो वही जो है वो 400 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इट मीन्स फिर उनकी पावर में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि है दोनों ही सांसद। तो इसी तरह यानी कि ये जो 400 है इसमें से 200 जो रहेंगे वो उनके लिए कोई अलग से सांसद जो नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि उनके लिए एक अलग सीट बना दी जाएगी। तो इसी तरह करीब ये जो है पूरा परिसीमन करने की प्रक्रिया रहने वाली है। अभी जो हमारे पास लोकसभा विधानसभा की सीट्स है ये 1971 की जनगणना के अनुसार, यानी कि जब ये सेंसस की गई थी, जब अंग्रेज चले गए थे भारत से, आजाद हुआ था भारत, उसके बाद ये जो पहली जनगणना की गई थी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमारे पास। तो अब 2027 के बाद फिर से ऐसा होगा। भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो 82 और 170 के तहत ये प्रक्रिया जो है ये जनगणना के बाद ही होगी, यानी कि इसको सेंसस के बिना जो है इनका परिसमन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 42nd, 84th और 87 जो अमेंडमेंट किया गया था उसके जरिए 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का फ्रीज, यानी कि एक तरह से सीट 2026 तक ये फ्रीजिंग रहेंगी, यानी कि 2026 तक बिल्कुल ऐसी ही सीट्स रहेंगी 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग। इसके अलावा यानी कि 2001 की जनगणना के बाद भी ये बदलाव नहीं हुआ था। 1971 के बाद हमारी जो 2001 में सेंसस हुआ था उसमें भी ये बदलाव नहीं किया गया था, क्योंकि 42, 84 एंड 87 जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया था संविधान में संशोधन करने का, उसके अकॉर्डिंग ये सीमा रख दी गई थी 2026। इसके बाद 2027 में अब जनगणना होगी और उसके बाद जो है 2027 में जनगणना होने के बाद पूरा फिर से डिलिमिटेशन रहेगा। इसके अलावा 2027 की जो जनगणना है वो डिजिटली तरीके से होने वाली 2 चरणों में होगी, यानी कि 2026 में पहले हाउस लिस्टिंग आएगी, यानी कि जो भी घर है उनकी पूरी लिस्ट आ गई, फिर 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। इसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन गठित किया जाएगा और उसके बाद पूरे जो है सीट्स का फिर से उनका पुनर्गठित किया जाएगा। अब देखिए 2027 बाद क्या क्या बदलाव संभव है, इस पर सवाल उठते हैं कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं जनगणना होने के बाद। तो सबसे पहला बदलाव तो यही रहेगा कि लोकसभा की सीटों में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वर्तमान में जो 543 सीट्स हैं वो बढ़कर 700 से ज्यादा या फिर 700 या फिर 800 मतलब 800 से भी ज्यादा हो सकती हैं सीट्स। इसके अलावा जनसंख्या आधारित पुनर्वितरित होगा, यानी कि 1971 से लेकर 2001 तक उत्तर भारत, जिसमें हम देखते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनकी जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ी है। जबकि हम साउथ इंडिया की बात करें, तमिलनाडु, इसके साथ केरला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इसमें परिवार नियोजन, शिक्षा के कारण जो जनसंख्या उसमें कमी देखी गई, यानी कि कई राज्यों में जो जनसंख्या वो बढ़ी है और कई कई राज्यों में जनसंख्या जो है वो कम हुई है।
तो दक्षिण भारत की सीटें कम पड़ेंगी, क्योंकि कुछ मामलों में ये हो सकता है कि स्थिर भी रह जाएं, यानी कि जितनी सीट्स हैं अभी वैसे ही रहें। तो ये थोड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर भारत में 30 से 50 सीट्स बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए उत्तर भारत का वर्चस्व और ज्यादा मजबूत होने वाला है। अब देखिए सत्ता के पुनर्गठन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है परिसीमन का। सबसे पहले तो उत्तर भारत को फायदा होगा, क्योंकि वहां पर अब जो है ज्यादा सीटें रहेंगी, फिर ज्यादा सांसद रहेंगे, केंद्र में सरकार बनाने की भूमिका उनकी ज्यादा रहेगी। भाजपा, सपा, बसपा, जेडीयू या फिर राजद जैसी जितनी भी पार्टियां वो मजबूत हो सकती हैं नॉर्थ इंडिया में। इसके अलावा दक्षिण भारत को नुकसान हो सकता है, यानी कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे जितने भी राज्य हैं अपनी वर्तमान ताकत, यानी कि उनका जो वर्चस्व अभी सरकार में ज्यादा है वो कम हो सकता है, क्योंकि अब उनकी जो है सीट जो है कम रहेगी नॉर्थ इंडिया के मुकाबले। तो इसी वजह से हो सकता है इनके जो भी विचार रहेंगे उनको कम प्रभाव, यानी कि उनको प्रायोरिटी कम दी जाए। इसके अलावा संघीय ढांचे पर असर, यानी कि राज्यसभा में भी अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा सीटें रहेंगी तो ज्यादा प्रभाव देखा जाएगा। दक्षिण राज्य जो है जिसमें जनसंख्या दंड की बात कर रहे हैं, यानी कि पनिशमेंट फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। इसके अलावा महिला आरक्षण की बात भी कही जा रही है कि 2023 का जो महिला आरक्षण कानून आया था, जिसमें यानी कि 33% जो सीट्स है महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई थी, उसके वो परिसीमन के बाद भी लागू हो सकता है, जिससे नई सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ जाएगा। लेकिन कुल सीट वितरण का विवाद जो है वो बरकरार रहेगा, यानी कि टोटल सीट्स का जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए वो अभी भी एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। यानी कि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा देना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी मामला या फिर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि परिसीमन के बाद जो महिलाएं उनकी भागीदारी 33% से बढ़ाकर आगे कर दी जाएगी। तो ये बाकी आगे आने वाले समय पर देखा जाएगा। तो इसी तरह ये जो है परिसीमन होगा तो इसमें क्या होगी, सत्ता फिर से सत्ता का पुनर्गठन होगा, यानी कि अब देखा जाएगा कि सत्ता किसके हाथ में आती, यानी कि कौन से एरिया में जो है कौन सी राजनीतिक दल को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये सब इस परिसीमन के बाद हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गिफ्ट सिटी ड्रॉज इंटरेस्ट एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। तो गुजरात के जो इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, जो फिनटेक के लिए तेजी से उभरता हुआ एक हब बनता जा रहा है। इसके अलावा 2025-26 में यहाँ फिनटेक निवेश और गतिविधियों में काफी तेजी आई है, यानी कि ग्लोबल इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हम बात करें गिफ्ट सिटी में तो वो ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में गिफ्ट सिटी ने अपनी तरफ ध्यान खींचा। दावोस में भी गिफ्ट सिटी के डेलीगेशन ने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स, टेक कंपनियां जिसमें क्वालकॉम, कॉग्निजेंट, विप्रो, एचसीएल, इन सभी के साथ जो मीटिंग की गई थी और वहां पर फिनटेक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट, इसके साथ ही कैपिटल फ्लो पर फोकस रहा है, जिससे कई ग्लोबल जो फर्म्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है गिफ्ट सिटी में। यानी कि अब जो है भारत में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना बढ़ रही। भारत के आईएफएससी को ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में प्रमोट करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है। इसके अलावा गिफ्ट सिटी अब ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स में फिनटेक कैटेगरी में टॉप रैंकिंग पर पहुंच चुकी है, यानी कि पहुंच रही है। यानी कि 2025 में अगर हम देखें तो 40th रैंक है पूरे ग्लोबल में हमारा, जो कि इसकी रेपुटेशन बढ़ाने को दिखा रहा है कि इसकी रेपुटेशन किस तरह से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा फिनटेक निवेश और कंपनियां क्या, तो गिफ्ट सिटी में फिनटेक इकोसिस्टम जो है लगातार तेजी से हमें बढ़ता नजर आ रहा है। खास करके क्रॉस बॉर्डर जो भी पेमेंट्स होती हैं, रेमिटेंस होते हैं, ई मनी होती है, एम्बेडेड होता है, इसके साथ फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी रहती है, क्रिप्टो एसेट्स होते हैं, एआई पावर्ड इनोवेशंस होती हैं, इन सभी में जो है लगातार मतलब कि जो बाहरी कंपनी है वो इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं। इसके अलावा फिनटेक इनोवेशन हब और गिफ्ट आईएफआई यानी कि फिनटेक एजुकेशन इनोवेशन स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है। निवेशकों के लिए ये एक तरह से आकर्षण का मुद्दा बन चुका है, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा यहाँ पर जो है अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट्स क्या रहेंगे, बजट 2024-25 के बाद कैपिटल गेन, अन्य में जो टैक्स छूट, लो टैक्स रेट्स बने हुए एनआरआई के लिए खास आकर्षक है, यानी कि लो टैक्स ग्लोबल एक्सेस है। इसके अलावा क्रिप्टो, डिजिटल
क्रिप्टो डिजिटल एसेट्स क्या होता है, जैसे कि गिफ्ट सिटी को नया दुबई कहा जा रहा है, यानी कि इसको दुबई की तरह महत्व दिया जा रहा है क्रिप्टो फिनटेक के लिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलेटेड तरीके से डिजिटल एप्स पर काम किया जा रहा है, यानी कि डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखकर अब जो है गिफ्ट सिटी जो है हमारी उस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए 2025 में ग्लोबल फिनटेक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, गिफ्ट सिटी उसका एक हिस्सा बन चुका है, खास करके इंडिया फोकस्ड ग्रोथ के साथ, यानी कि इंडिया को फोकस करके ये अच्छा हमारे लिए एक मौका है। ठीक है, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, सेबी एक्यूजेस पीडब्ल्यूसी EY एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नोटिस शो, यानी कि सेबी ने पीडब्ल्यूसी के जो EY है एग्जीक्यूटिव अधिकारियों पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया, यानी कि जो नोटिस उसमें बात सामने आई है। तो यहाँ पर क्या बात सामने आई है, अब देखिए रूटर्स और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, मीडिया की प्रमुख रिपोर्ट्स जो रेलेवेंट न्यूज़पेपर है जो रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, उनके द्वारा सेबी ने नवंबर 2025 में एक शो कॉज नोटिस जारी किया था, जो 2026 में अब सामने आया है। नोटिस में क्या आरोप लगाया गया कि पीडब्ल्यूसी यानी कि प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो है और EY यानी कि अर्नेस्ट एंड यंग जो है, इनके कुछ अधिकारियों ने अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल के अधिकारियों के साथ साझा किया, यानी कि एक तरह से अपनी एक गुप्त जानकारी हम इसको कह सकते हैं, गुप्त जानकारी जो है वो दूसरे अधिकारियों के साथ साझा कर दी गई है। तो ये नोटिस में चीज सामने आई है। इस जानकारी के आधार पर कुछ व्यक्तियों ने यस बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग की, जिसमें उन्हें अवैध यानी कि इलीगली तौर पर उनको जो है लाभ हुआ है, यानी कि लीगल नहीं था, ये इलीगल था। इसके अलावा पीडब्ल्यूसी EY के दो अधिकारियों के पर सीधे ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा चुके हैं। सेबी का कहना है कि इन फर्मों ने रेस्ट्रिक्टेड लिस्ट जैसी कंप्लायंस प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था, जिससे ऐसी जानकारी जो थी वो लीक हो चुकी है। अब देखिए 2022 में क्या हुआ था, यस बैंक ने 2022 में एक बड़ा ब्लॉक डील किया था, जिसमें कई जो निवेशक थे उन्होंने अपने जो है शेयर्स बेचे थे। इस डील में गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग होने का भी एक डाउट देखा गया कि जो प्राइवेट जानकारी थी, इनकी जो प्राइवेसी थी, उसकी भी जानकारी, सीक्रेट जानकारी, उसको जो है लीक किया गया। मामला अभी तक जांच में चल रहा है। अब नोटिस जारी हुआ जनवरी 2026 में, तो इसमें जो है दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिला। अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, हालांकि इस पर अभी तक बातचीत चल रही है। अब देखिए सेबी के जो इनसाइडर ट्रेडिंग नियम है उसके बारे में क्या, यानी कि इनसाइडर क्या, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो UPSI अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर जो है कोई भी व्यक्ति बाजार में इसका अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। ये जो है कोई भी व्यक्ति जो है मतलब UPSC का जो लाभ उठा सकता है। इसमें दो तरह की श्रेणियां होती हैं, दो तरह की। पहला होता है कनेक्टेड पर्सन, दूसरा होता है डीम्ड कनेक्टेड पर्सन। कनेक्टेड पर्सन मतलब कि जैसे कंपनी के जो डायरेक्टर, ऑफिसर, कर्मचारी या फिर कंपनी से जुड़ा हो, कम से कम पिछले 6 मंथ में वो इस चीज का फायदा ले सकता है। दूसरा क्या, डीम्ड कनेक्टेड, यानी कि जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो सलाहकार होते हैं, जो उनके बहुत खास होते हैं, इस तरह के कोई भी व्यक्ति जो UPSI प्राप्त करता है, चाहे कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो, तो उसको इनसाइडर कहा जाएगा। इसमें जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या, ऐसी जानकारी है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, जिसके पब्लिश होने पर शेयर की कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि ऐसी जानकारी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो टाइम से पहले लीक हो गई हो, तो उसको UPSI कहा जाएगा। तो इसमें क्या, जैसे कि तिमाही, वार्षिक जो वित्तीय परिणाम क्या निकला, इसके अलावा डिविडेंड घोषणा हो सकती है, मर्जर, अधिग्रहण, डी लिस्टिंग हो सकती है, फंड रेजिंग या फिर शेयर बायबैक हो सकता है, कानूनी कार्यवाही, रेगुलेटिंग हो सकती है। 2024-25 के जो संशोधन किए गए थे इन नियमों में, तो उसमें UPSI के परिभाषा को और ज्यादा विस्तार से कर दिया गया। अब देखिए इसमें प्रोहिबिशंस क्या क्या लगाई गई हैं इन नियम पर, रेगुलेशंस हैं 3 और 4। UPSI के साथ ट्रेडिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध, यानी कि कोई भी इनसाइडर जो है UPSI के कब्जे में रहते हुए शेयर खरीद, बेच या फिर सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। अगर कोई और व्यक्ति को ऐसी जानकारी देकर जो वो भी ट्रेडिंग नहीं करवा सकता है। तो इसी तरह ये मामला सामने आया कि किसी और व्यक्ति को जानकारी देकर जो है ट्रेडिंग की गई थी, यानी कि उनके शेयर्स खरीदे गए थे, बेचे गए थे, इसी तरह। इसके अलावा कम्युनिकेशन ऑफ UPSI को केवल लेजिटिमेट पर्पस के लिए साझा किया जा सकता है, उसमें भी चेतावनी के साथ ही यह साझा होगा।
कंपनी हर तिमाही में यानी कि 3 मंथ में, तिमाही होता है 3 मंथ के बाद ट्रेडिंग विंडो बंद कर देती है। आमतौर पर परिणाम घोषणा होने से 48 घंटे से लेकर 2 दिन तक ये ट्रेडिंग विंडो बंद रहती है। यानी कि जब तक यूपीएससीआई बन रही होती है, यूपीएससीआई एक ऐसी इंफॉर्मेशन बन रही होती है, तो तब तक जो है कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक्सेप्शंस क्या होती है, इसमें ट्रेडिंग प्लान रहता है। इनसाइडर जो है वो पहले से ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं जो कंपाइलेंस ऑफिसर के द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसके अलावा ईएसओपी एक्सरसाइजेज रहती है, यानी कि कुछ शर्तों के साथ ऑफ मार्केट ट्रांसफर रहता है, जैसे कि गिफ्ट वगैरह देना या फिर केवल परिवार में यूपीएससीआई ना हो। इसके साथ ही कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, जैसे चुनावों से पहले लगा दिया जाता है। डिस्क्लोजर रहता है, यानी कि हर साल 31 मार्च तक होल्डिंग्स की जानकारी साझा की जाती है, यानी कि पब्लिश हो जाती है। इसके अलावा अगर इन नियमों का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसमें पेनल्टीज भी लगती हैं। सेबी एक्ट 1992 में ये जो था पूरे प्रावधान दिए गए थे 1992 में। तो इसमें जो मॉनेटरी पेनल्टी लग सकती है, यानी कि जो भी वैल्यू रहेगी ट्रेड की उसका 3 गुना या फिर 25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा डिसगॉर्जमेंट यानी कि अवैध लाभ जो हुआ है उसको जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही मार्केट बैन हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, यानी कि गंभीर मामलों में जेल भी हो सकती है। तो इसी तरह ये जो मुद्दा है सामने आया, यानी कि एक तरह से आरोप लगाए गए 2 अधिकारियों पर। अब देखा जाएगा कि उनकी जो मार्केट है उसको क्या कर लिया जाता है, यानी कि उसके साथ क्या होता है। ठीक है, इसमें जो यस बैंक के साथ कुछ डील करने की बात सामने आई है, तो यानी कि यस बैंक को लेकर भी आगे कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेटस रिपोर्ट्स ऑन बैंक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अनिल अंबानी ग्रुप। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी समूह के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी की जो रिपोर्ट जांच चल रही है उसमें रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक है, तो अभी जो है पीआईएल एक याचिका दायर की गई थी जो अनिल अंबानी के खिलाफ, यानी कि बैंकिंग और कॉरपोरेट की धोखाधड़ी हुई है। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से इन मामलों की जो जांच चल रही है उसमें एक तरह से स्टेटस रिपोर्ट मांगी कि इस पूरी जांच की क्या, यानी कि जो अभी ये न्यूज है, सॉरी जो ये केस है इसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो रिपोर्ट को 10 दिनों के अंदर दाखिल करने का जो है एक तरह से निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने अनिल अंबानी उनके ग्रुप को नए नोटिस भी जारी किए गए और इसे उनका जो आखिरी मौका बताते हुए उनसे प्रतिक्रिया मांगी कि आपका इस चीज पर क्या जो है रिएक्शन है। ठीक है, याचिका में क्या दायर किया गया था कि अनिल अंबानी समूह की जो कंपनियां उनके द्वारा बैंकों से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज लिया गया लोन, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेव ऑफ कर दिया गया और जो शेल कंपनियां उनके जरिए धन की हेरा फेरी हुई है। वेव ऑफ एक तरह से यानी कि उसको ऐसा दिखा दिया गया है कि वो उनका जो बिजनेस पूरा घाटे में चला गया या कुछ ऐसा, यानी कि उसमें जो उनको छूट दे दी जाए बैंकों के द्वारा। तो ये जो मामला जनहित याचिका के रूप में अभी भी चल रहा है और इसके जो एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उन्होंने हाँ अपनी तरफ से दलील दी है। तो इसी तरह अभी तक ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा यानी कि पुराना मामला है। अब इसमें जो है ये करीब 2020 का, यानी कि 2020 का ये मामला है। अभी इसको 5 से 6 साल हो चुके हैं चलते हुए। तो अब इसमें देखा जाएगा यानी कि जो आगे क्या हो सकता है इसको लेकर, इस पूरे केस को लेकर। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है बस में मतलब इनके ऊपर यही आरोप था कि इन्होंने जो 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख करोड़ का जो इन्होंने लोन लिया है वो उनको वेव ऑफ कर दिया गया। यानी कि एक तरह से इन्होंने दिखा दिया अंबानी ग्रुप्स ने कि उस लोन से उनको कोई फायदा नहीं हुआ या फिर वो इस तरह डूब चुका है, तो ताकि उनका लोन जो है वो माफ कर दे। यानी कि एक तरह से ये बैंकों का गलत फायदा उठाया गया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या, इंडिया यूरोपियन यूनियन विल अपग्रेड टाइज, ट्रेड डील स्टिल इन द वर्क्स। यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत संबंध होंगे। इसके अलावा व्यापार समझौते पर अभी भी काम चल रहा है। तो जनवरी 2026 में भारत यूरोपियन यूनियन मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। दोनों पक्ष बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कुछ स्रोतों में यह संकेत है कि 27 जनवरी 2026 को
दिल्ली में होने वाला जो यूरोपियन यूनियन, इसके साथ ही इंडिया समिट जो होगा, यूरोपियन यूनियन और इंडिया का समिट रहेगा, इस दौरान इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर भी हो सकते हैं और कम से कम इनका ऐलान भी हो सकता है। इसके अलावा इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बाजारों को एक साथ जोड़ने वाला है, मुक्त व्यापार समझौता, और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी प्रभावित करेगा। इस डील से क्या होगा, भारत को टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स जैसे जितने भी सेक्टर हैं उसमें टैरिफ कम होने से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। वहीं पर यूरोपियन यूनियन को भी कारें, वाइन, ऑटोमोबाइल उत्पाद बेहतर पहुंच मिल जाएगी। इसके साथ ही सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर भी काम चला, जो कि रक्षा, इसके साथ तकनीक और विश्वास के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाएगा। अभी भी कुछ मुद्दे जैसे कि टैरिफ, बाजार पहुंच, पर्यावरण मानक, इन सभी पर बातचीत की जा रही है। यानी कि यह समझौता न सिर्फ आर्थिक होगा बल्कि भू राजनीतिक तौर पर भी जो है भारत और यूरोप को एक साथ जोड़ने वाला है। ठीक है, अब देखिए एफटीए के फायदे क्या रहेंगे। सबसे पहले क्या होगा, अगर टैरिफ कम होगा तो हमारा निर्यात बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन ने जनवरी 2026 से ही भारत के लिए जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंस सस्पेंड कर दिया, जिससे टेक्सटाइल, लेदर, स्टील, केमिकल्स, इन सभी पर टैरिफ बढ़ चुका है। इसके अलावा एफटीए से क्या होगा, टैरिफ शून्य हो जाएगा या फिर बहुत कम रह जाएगा, जिससे भारतीय निर्यातक जो है फिर से प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। और इसके साथ प्रमुख क्षेत्रों में योगदान रहेगा, सबसे ज्यादा जो है टेक्सटाइल में रहेगा, गारमेंट्स, लेदर में। यूरोपियन यूनियन में उच्च टैरिफ खत्म होने से ये सेक्टर जो है बहुत मजबूत हो सकता है, यानी कि भारत को एक अच्छी मार्केट मिल सकती है अपना उत्पाद बेचने के लिए। फार्मास्यूटिकल जेनेरिक दवाइयां रहेंगी, जो यूरोप है उसमें भारतीय दवाइयों की पहुंच आसान रहेगी। भारत पहले से यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा दवाइयों का सप्लायर है। इसके अलावा कृषि, फूड प्रोसेस्ड जो प्रोडक्ट्स है, कुछ उत्पाद जिसमें मसाले, चाय, कॉफी, बासमती चावल, इन सभी पर अगर टैरिफ कम होगा तो निर्यात हमारा बढ़ जाएगा। अब देखिए टैरिफ क्या होता है कि किसी देश में जो दूसरे देश की वस्तु आ रही है उस पर टैक्स लगा देना, यानी कि जितने % टैक्स लगेगा उतना उनको देना पड़ेगा और उसके बाद जो प्रॉफिट वो कम हो जाता है, क्योंकि फिर क्या होगा, उसमें महंगाई यानी कि रेट्स जो है वो लगातार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही यानी कि टैरिफ एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यानी कि 2025 में आपने टैरिफ के बारे में बहुत सुना होगा, यानी कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल गया कि अब टैरिफ आखिर होता है क्या, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो गुणवत्ता यानी कि एक तरह से इसकी क्वालिटी में भी सुधार हो सकते हैं। इसके साथ ही रक्षा और सुरक्षा पार्टनरशिप बनेंगे, यानी कि एफटीए के साथ सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप भी हमारी बढ़ेगी, जो कि तकनीक और रक्षा उत्पादन में मदद करेगा। यानी कि भारत का जो है वो पश्चिमी देशों की तरफ अपना जो प्रभाव है वो और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, भारत के द्वारा बढ़ाया जाएगा। यानी कि प्रभाव जो लगातार वो मजबूत रहेगा, तो इसी चीज से जो है यानी कि बहुत फायदा हो सकता है। आप चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो पीएम लॉन्चेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, फ्लैग्स ऑफ ट्रेन सर्विसेज इन केरला। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लॉन्च किया है, और इसके साथ ही मुख्य रेल कुछ सेवाएं दी गई हैं। रेल सेवाओं का शुरू यानी कि 4 नई ट्रेन सेवाएं जो उनको फ्लैग ऑफ यानी कि हरी झंडी दिखाई है। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसमें तिरुवनंत से तंबारम चलेगी, तिरुवनंतपुरम से चेरलापल्ली चलेगी हैदराबाद तक, इसके अलावा नागरकोइल से मंगलुरु तक, और एक पैसेंजर ट्रेन रहेगी जो थ्रीसुर से गुरुवायूर के बीच चलेगी। इससे क्या होगा, केरल की जो रेल कनेक्टिविटी वो मजबूत होगी। ठीक है, इसके साथ ही और विकास योजनाएं अभी चल रही, जैसे कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया और 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को जो है इसमें लोन दिया जाएगा। ठीक है, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इनोवेशन, इन सभी से जुड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया, यानी कि शिलान्यास यानी कि इनका लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख और विकास योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे कि CSIR, निस्ट, CSIR, इसके अलावा NIST। तो ये भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, यानी कि एक तरह से इनोवेशन हब है। ठीक है, इसके अलावा पूरा हेड ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, जो कि एक
आधुनिक पोस्ट ऑफिस भवन का लोकार्पण किया गया, जो कि नागरिक केंद्रित सेवाओं को और बेहतर बनाएगा। पीएम स्वनिधि योजना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च है। ये योजना जो है स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको आसानी से लोन दिया जाएगा। जो स्ट्रीट वेंडर है वो लोन लेकर जो है अपना एक तरह से रोजगार को, अपने जो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर और क्षेत्रों में भी जो है फोकस किया जा रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जो अभी पूरे तरह से भारत के दक्षिण भारत को खास करके मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह ये लॉन्च किया गया। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। फिलहाल तो इतनी ही थी। ठीक है, तो अब चलते हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट इज कंसीडरिंग अ बैन ऑन एक्सेस टू सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर, यानी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कौन सी स्टेट ने सोशल मीडिया बैन करने की एक जो है पहल शुरू की है, यानी कि बैन करने की बात रखी है। इसमें ऑप्शन राजस्थान, मेघालय, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही ऑप्शन जो होगा आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में। उम्मीद करते हैं आज की न्यूज आपको समझ आ गई होंगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।